हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रहे होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं इस समय हम लोग स्पेशल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। अब एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए उसी के पैटर्न पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिसेंट के जो एग्जाम्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को बना करके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 27 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया, आज 28वां है। ठीक है। और आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे, इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में जो है करंट अफेयर्स की क्लास होती है जो आपको सुबह में 7 बजे मिलती है। इसके अतिरिक्त जो है एप्लीकेशन पर जो है अपना मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पर हो रहा। अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है सारा कुछ लिखे हुए पीडीएफ के रूप में मिल जाए, मॉक टेस्ट और सारी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर पाए, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपना एप्लीकेशन भी है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं यहाँ से आज के इस प्रैक्टिस सेट की यात्रा को। लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहां बनाई गई थी? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो जेआईसी ग्रेड 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे भाई, जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? सतारा, बलिया, तामलुक और लखनऊ। आंसर करना है सही विकल्प। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है क्या? बलिया, बलिया, जी हाँ। अगर हम देखें यहाँ पर तो बलिया में जो है पैरेलल में सरकार बनाई गई। और ये कब हुआ था? अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के दौरान के द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। इन सभी के मध्य पहली जो समानांतर सरकार थी उसको वो उत्तर प्रदेश के हमारे बलिया जनपद में हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार जो है सरकार का सफलतापूर्वक नेतृत्व जो है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी अगर हम बात करें तो किसने किया था? चित्तू पांडे साहब ने किया था, जिन्हें बलिया का शेर कहा जाता था। उन्होंने जेल के ताले तोड़ करके कई कांग्रेस नेताओं को रिहा करवाया। हालांकि बलिया की यह राष्ट्रीय सरकार केवल कुछ ही दिनों तक चल पाई, लेकिन इसके बाद सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली और तालमुक में बंगाल में भी ऐसी सरकारों का गठन हुआ था, सतारा और बंगाल में दोनों जगहों पर। ठीक है, यहाँ पर लेकिन कुल मिलाकर के सबसे पहली सरकार ये आपका बलिया का रहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? देखो ये कितनी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजन्स वाज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैंग्ड? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। मेरे भाई मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट करिए, अगर ना पता हो मेरे बताने के बाद करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। ठीक है, ये आपके लिए आपको आपके एग्जाम में बहुत मददगार साबित होगा। यहाँ पर देखो जो है जो सही विकल्प है मित्र वो है गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ पर? गोरखपुर में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जी हाँ, एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्होंने एक जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये संस्थापक भी थे। ठीक है, संस्थापक सदस्य। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को हुई काकोरी ट्रेन डकैती में के मामले में मुख्य योजनाकार और सूत्रधार मानते हुए इनको क्या किया? ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है। और इस मामले में लंबा मुकदमा चलाने के बाद कब? 19 दिसंबर 1927 में, हाँ 1927 में जो है गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कारागार में इनको फांसी दे दिया गया था। इस काकोरी कांड में उनके अन्य जो क्रांतिकारी साथी थे जैसे अशफाक उल्ला खान साहब थे, ठीक है, उनको फैजाबाद जेल में लटकाया गया था। ठीक है। रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, तो अलग अलग जेलों में इस तरीके से इनको फांसियां दी गई थी, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है, इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? व्हाट प्रोविजन वाज मेड इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909? ठीक है, द्वैध प्रणाली, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता। मेरे भाई ये वीडियोज बहुत मेहनत से तैयार होते हैं आपके लिए, और हम आपको आपके लिए एकदम टू द पॉइंट चुन करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहे हैं। तो आप कृपया इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करा करें, और ऐप अपना है एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और उसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट चल रहा है, जो इनकी पीडीएफ है उनको एक्सेस करिए। ठीक है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी भी आपके पास बहुत पर्याप्त समय है।
आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने की। तो यहाँ पर देखिए भाई, जो सही विकल्प है इसका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। जी हाँ, व्हाट प्रोविजन वाज मेड इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये इसका सही आंसर है। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को, भारतीय इतिहास में इनके निर्माताओं भारत सचिव और वायसराय के नाम पर जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। इस ब्रिटिश अधिनियम की सबसे प्रमुख और अत्यधिक जो है विवादित विशेषता सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचन मंडल की आधिकारिक शुरुआत करना है। इसके तहत पहली बार मुसलमानों ने अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, ठीक है, जहां मुस्लिम मतदाताओं को केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही चुनने का अधिकार था भैया, ठीक है। और तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या बोला जाता है? जनक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी अधिनियम ने भविष्य में भारत के दुखद विभाजन के बीज बोने का काम किया था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाया था। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? क्या पूछ रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी जो है पल्स क्रॉप? चना, मसूर, मूंग, सेम की फली। देखो ये RO 2025 का क्वेश्चन है, अभी आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसके लिए अपने आप को तैयार रखें मेरे भाई। इसमें जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका क्या? मूंग है, ठीक है। आप जानते हैं रबी की जो फसलें होती हैं, ठीक है, मतलब फसलों को अगर हम देखें तो 3 भागों में बांटा गया, जिसमें रबी की फसलें सर्दियों में शुरुआत होती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। चना और मसूर भारत की प्रमुख रबी और दलहनी फसलें हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मूंग का, मूंग मुख्य रूप से एक खरीफ या जायद की दलहनी फसल है, ठीक है। तो इसको भी आपको इतना जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू जो है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? क्या है? अनुच्छेद 78, 72, अनुच्छेद 80, 81, ठीक है। इसका आपको सही विकल्प बताना है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखें, हम बार बार आपको यही कहते हैं मेरे भाई कि जो ये प्रमुख जो अनुच्छेद हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को रख दिया है, आप उसको जरूर देख लें। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह है संबंधित अनुच्छेद 72। जी हाँ, आर्टिकल 72। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान देने की व्यापक न्यायिक शक्ति जो है प्राप्त है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को दंड को पूर्ण रूप से क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन करने, विराम करने या परिहार करने का विशेष संवैधानिक जो है अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति ये शक्ति उन सभी मामलों में लागू होती है जहां सजा सैन्य अदालत द्वारा दी गई हो, ठीक है, संघीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए हो या मृत्युदंड का मामला हो, उन सब के लिए जो है ये जो है अधिकार उनको है कि वो क्षमा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? किसी राज्य की क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, किसी मतलब एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। यहाँ पर ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका डी, एक राज्य संघ जो है राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ठीक है। ये आपका सही विकल्प है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है, ठीक है। और ये जो है क्या बात कर रहा है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं कर सकेगा, यही एक अधिकार नहीं है। बाकी ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, और आप देख ही रहे हैं ये सब होता रहता है, तो ये सब आप जान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया था? व्हेन वाज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी नरेगा जो है पास्ड इन द पार्लियामेंट? नरेगा की बात हो रही भैया, ठीक है। सन 2006, 2004, 2005, 2007। देखो LT ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है।
तो आप इसके लिए देखते रहें। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सन 2005 यानी 2005 में। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा, वो भारत की संसद द्वारा 23 अगस्त, कब 23 अगस्त 2005 में आधिकारिक रूप से पारित किया गया और यह फरवरी 2006 में लागू किया गया। ठीक है, कब लागू किया गया? 2006 में। यह एक ऐतिहासिक श्रम कानून और दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अधिकार यानी राइट टू वर्क की कानूनी गारंटी देना है। ठीक है, इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के इच्छुक जो वयस्क लोग हैं उनको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम कितना, कम से कम 100 डेज यानी 100 दिनों तक अकुशल जो है सवैतनिक रोजगार की गारंटी देता है। और 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज मतलब रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था भाई ये नरेगा है, मनरेगा ना समझिएगा। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मतलब कौन बंद है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने में काम मतलब या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइंस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, तो कमेंट में फटाक से लिख दो यार। ठीक है, तो किस बात की देरी? अनुच्छेद 24, 45, 330, 368। देखो कितनी बार पूछा गया है यहाँ पर, इस बात को भी आप देखते रहें। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है अनुच्छेद 24। ठीक है, कौन सा है? अनुच्छेद 24। बहुत सरल कर देता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो हो सकता है कि यहाँ पर और जो मतलब 25 से पहले के जो और अनुच्छेद हैं वो होते तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन 24 है तो बिल्कुल, और बाकी तो 45, 330, 368 से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो है आपको आसान कर देता है। भारतीय संविधान के भाग 3 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का पूरी तरह से सख्त निषेध करना है। अनुच्छेद 24 स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, फैक्ट्री मतलब खदान या अन्य किसी खतरनाक रोजगार पर काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ही भारत सरकार ने बाल श्रम अधिनियम कौन 1986, ये भी पूछा जा सकता है कि बाल श्रम अधिनियम कब आया था, तो 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? और बहुत बार अभी आपके एलटी देखो इतनी बार पूछा ही गया था, आपके एलटी ग्रेड 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, तो कूट भी है 1 2 3 1 3 1 2 4 2 3 4। तो देखो भाई सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर बी आंसर, यानी ये और ये। ठीक है, 1 और 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया, जो आपातकाल के दौरान कब 1976 में 1976 में के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हुआ था। यह ऐतिहासिक संशोधन प्रस्तावना में 3 अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया और इसीलिए इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगर हम बात करें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में 1950 में पहले से ही मौजूद था। ठीक है, चलो भाई निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द स्कीम निवेश मित्र? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। देखो RO 2025 में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है क्या कौन सा है, तो ये है भैया उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारे अपने खुद के अपने प्रदेश में निवेश मित्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी ई गवर्नमेंट जो है पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना और उन उद्यमियों के लिए मतलब नए जो उद्यमी हैं उनके लिए पारदर्शी एकल खिड़की प्रणाली प्रदान करना है कि उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर तामझाम ना करना पड़े और आराम से उद्यम लगा सकें। इसके माध्यम से व्यापारी और निवेशक राज्य के विभिन्न विभागों जैसे श्रम, प्रदूषण नियंत्रण, बिजली उद्योग में जो है NOC और जो आवश्यक लाइसेंस ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे। उनके लिए उनको दफ्तरों का जो है दर्शन नहीं करना है। चलो भाई आगे देखो यहाँ पर
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी। द फाइनल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक जो है अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द कमेंट ऑफ द जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लाइज विथ, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, ठीक है। देखना यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है संसद की, द पार्लियामेंट की। किसकी? पार्लियामेंट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्चों और वित्तीय लेन देन की क्षमता से ऑडिट करते हैं, वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत CAG अपनी ऑडिट रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो फिर उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखवाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें CAG की रिपोर्ट और उनकी टीका टिप्पणियों की विस्तृत जांच संसद की ही एक महत्वपूर्ण समिति, जिसको क्या बोलते हैं, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC द्वारा की जाती है। इसलिए सरकार की वित्तीय अनियमितताओं पर अंतिम फैसला लेने और CAG की टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी सर्वोच्च विधायी संस्था अर्थात संसद की ही होती है, ठीक है भैया। चलो आगे देखो, यहाँ पर भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार के खाड़ी में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया फॉल्स इनटू द गल्फ ऑफ मन्नार? पेन्नार, कावेरी, कृष्णा, वैगई। आश्रम पद्धति 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है वैगई, ठीक है, वैगई, ये आपका सही आंसर है। तो अगर हम बात करें वैगई नदी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट में, कहाँ पर? पश्चिमी घाट जो है कि वरुसनाडु पहाड़ियों से होता है, पश्चिमी घाट के वरुसनाडु पहाड़ियों से, ये भी पूछा जा सकता है। यह नदी मुख्य रूप से तमिलनाडु के मदुरई और रामनाथपुरम जिलों से होकर बहती है और अंत में रामेश्वरम के पास मन्नार की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है। अगर हम बात करें मदुरई शहर का, तो ये भैया विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर इसी ऐतिहासिक वैगई नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, ठीक है, आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आफ्टर फॉसिल्स फ्यूल, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एनर्जी नीड, किससे द्वारा? एलटी ग्रेड 2025 भाई देख लो, आपको हम एकदम चुन चुन के क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बस भरोसा करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका जल विद्युत ऊर्जा, ये वाला, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा जो लगभग 60 से 70% कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्मों से प्राप्त करता है, जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। उसके बाद अगर हम बात करें जीवाश्म ईंधनों के बाद ऐतिहासिक रूप से वास्तविक ऊर्जा उत्पादन के मामले में जल विद्युत ऊर्जा यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भारत का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे फाउंड? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है 2000 में। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, सही विकल्प है भाई। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास और रखरखाव की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार और भारतीय जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की होती है। किसकी? NHAI की होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा की नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई महाराष्ट्र में है, ठीक है। लेकिन इस समय चूंकि जब ये क्वेश्चन बना था उस समय महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं था, लेकिन आज जब अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसमें आंसर भी होगा महाराष्ट्र। और अभी रिसेंट में मैंने इस पर डिस्कस किया हुआ था किसी जो है प्रैक्टिस सेट में, तो आप इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पर महाराष्ट्र अब आपका सही आंसर हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया इज नॉट कनेक्ट कॉमन विथ नामीबिया, तंजानिया, अंगोला, बोत्सवाना, ठीक है। देखो जो है ROER 2013 में पूछा गया है, ये बोत्सवाना सही विकल्प है भाई आपका। क्या है? बोत्सवाना, ठीक है मेरे भाई। अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, हाइप नहीं किया है तो तुरंत करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अगर आप देखें तो जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं, किससे? बोत्सवाना से। जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित, ये देखो ये आपका अफ्रीका का मैप है, स्थित एक भू आबद्ध है,
मतलब भू आबद्ध का मतलब लैंड लॉक, यानी आसपास में जो है पानी वाला, यानी कह सकते हैं जलीय मार्ग नहीं है, जैसे सागर या इस तरीके का नहीं है, सिर्फ देश देश ही है। जिसकी राजधानी क्या है, लुसाका है, और यह तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस देश की सीमाएं 8 देशों से लगती हैं, जैसे कांगो जो है लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला। तकनीकी और भौगोलिक दृष्टि से जाम्बिया की सीमा बोत्सवाना के साथ कांजूगुला में जाम्बेजी नदी पर लगभग 150 मीटर के एक बहुत ही सकरे बिंदु पर मिलती है। तो ये जो है आपका इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सही विकल्प है इन तीनों तो भाई वैसे ही मिलते हैं, तो ये यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा तीसरी जिल्द का नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल। आर 2025 क्वेश्चन देखने को मिल गया। सुहेल ए कुल, आईने ए अकबरी, मंजिल आबादी, सिपाह आबादी। ठीक है, याद आंसर करना। जो सही विकल्प है वो है आईने ए अकबरी। जी हाँ, आईने ए अकबरी ये आपका सही विकल्प है मेरे भाई। अकबरनामा महान मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का आधिकारिक और सबसे प्रमाणित इतिहास है, जिसे इनके दरबारी विद्वान अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा। ठीक है, और यह विशाल और ऐतिहासिक ग्रंथ मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में अकबर के पूर्वजों तैमूर से हिमायू तक तथा उनके जन्म का इतिहास है, और दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष तक का प्रमुख राजनीतिक और सैन्य घटनाओं का वर्णन है, और तीसरे में सबसे प्रसिद्ध जो कि जिल्द का नाम है शाहीन ए अकबरी, जिसमें अकबर के साम्राज्य के प्रशासन, नियमों, राजस्व प्रणाली, नेता सेना और संस्कृत का गहन सांख्यिकीय विवरण दिया गया है। चलो भाई, यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित स्वर्णिम त्रिभुज विश्व में किसके लिए जाना जाता है। द गोल्डन ट्रायंगल लॉक्ड इन साउथ ईस्ट एशिया इज नोन एज। देखो तिलहन उत्पादन, देखो जो है ट्रायंगल, ये देखो यहाँ पर बना हुआ है ये ठीक है। तिलहन, सुनहरे ऊन उत्पादन, अफीम उत्पादन और स्वर्ण उत्खनन। ठीक है, आंसर कर देना जो सही आंसर है अफीम उत्पादन के लिए। किसके लिए, अफीम भाई। ठीक है, ये देखिए अफीम प्रोडक्शन के लिए। भू राजनीतिक में स्वर्णिम त्रिभुज जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया का वह कुख्यात भौगोलिक क्षेत्र जहाँ म्यांमार यानी वर्मा, ठीक है, म्यांमार ये हो गया, और उसके बाद अगला नंबर आता है लाओस, ये है आपका। ठीक है, उसके बाद थाईलैंड। इन तीनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। यह दुर्गम क्षेत्र दुनिया भर में अवैध अफीम और हेरोइन के सबसे बड़े उत्पादक और तस्करी केंद्रों में से एक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात है। तो इसको आप ध्यान रखना मेरे भाई। यहाँ पर देखें, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरी जल में अवसादों का जमाव, वैश्विक उष्मा। तो इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, सबसे ज़्यादा बड़ा कारण तो ये सब हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है जो है प्रवाल विरंजन का, ग्लोबल वार्मिंग है। प्रवाल विरंजन वह खतरनाक समुद्री घटना है जिसमें मूंगे यानी कोरल अत्यधिक जो है तनाव के कारण अपने ऊतकों में रहने वाले रंगीन सहजीवी शैवाल, देखो यहाँ पर इनको क्या करते हैं, जिनको जूजेनथेली कहते हैं। इन शैवालों को क्या बोला जाता है, जूजेनथेली। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। को बाहर निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, बाहर, और इस तरीके से बन जाते हैं, जिससे पूरी तरह से सफ़ेद और मृतप्राय हो जाते हैं। ठीक है, ये तो ये आपको ध्यान रखना है। इस विनाशकारी घटना का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण क्या है, वैश्विक उष्मा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण समुद्र के तापमान में असमान वृद्धि तीव्र हो रही है, और समुद्री तापमान में जो है मात्रा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की लगातार वृद्धि भी प्रवाल विरंजनों की अत्यधिक तनावपूर्ण होती है, जिससे वे अपना भोजन नहीं बना पाते और जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और जो है सामाजिक परिषद, यानी यहाँ पर देखिए ECOSOC के संदर्भ में विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। भारत को 2026 से 28 कार्यकाल हेतु सदस्य चुना गया है। ठीक है, भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया है। ठीक है, 1 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही, 1 2 दोनों गलत है। ठीक है, ये देखो JIC अल्टीग्रेड 2025 का क्वेश्चन है, और ये आपका अगर आप देखें तो करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 2 दोनों सही है। जी हाँ, ये वाला आंसर आपका सही है। अब इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो वैश्विक
आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर नीतिगत समीक्षा और सिफारिशें करता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अनुसार भारत को संयुक्त राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण निकाय में वर्ष 2026 से 28 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से सदस्य के रूप में जो है चुना गया है। भारत का यह महत्वपूर्ण निर्वाचन एशिया प्रशांत देशों के समूह की क्षेत्रीय श्रेणी के अंतर्गत हुआ है, जो वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत होती स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कुल 54 सदस्य देश है, जिसमें भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 3 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। चलो भाई आगे देखो, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब When a rock is brought from the surface of the moon to the earth, then इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। ठीक है। इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा। इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। देखो ये जीआईसी मतलब यूपी लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स जीएस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर सही विकल्प है मित्र, वो है आपका डी आंसर, यानी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है। भौगोलिक रूप से अगर हम बात करें, भौतिक के विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके मौजूद पदार्थ की कुल मूल मात्रा होती है, जो ब्रह्मांड में हर जगह स्थिर रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर हम बात करें जब चंद्रमा में कोई चट्टान पृथ्वी पर लाई जाती है तो उसके द्रव्यमान जो है बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। इसीलिए और इसके विपरीत भार में परिवर्तन होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पर की वजह से जो लगने वाला बल होता है उसके ऊपर ये भार निर्भर करता है, जो स्थान के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलाइज इज द कंटेंट ऑफ कॉपर मैक्सिमम? ठीक है। पीतल, कांसा, जर्मन मेटल, गन मेटल। तो आपको बताना है सबसे अधिक मात्रा तांबे की मात्रा जो है अधिकतम है मिश्र धातुओं में से किसमें सबसे अधिक तांबे की मात्रा है? तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ब्रॉन्ज में, किसमें? कांसे में। ठीक है। कांसा एक प्रमुख मिश्र धातु है जिसमें तांबे की यानी कॉपर की जो मात्रा है वो सर्वाधिक यानी लगभग 88% से 90% तक, कितना 88 से जो है 90% तक होती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और शेष 10 से 12% कितना होता है? टिन होता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। अब अगर हम बात करें पीतल में, इसमें भाई तो इसमें जो है तांबे की मात्रा लगभग 68 से 70% होती है, जबकि 30% जस्ता मिलाया जाता है। अगर हम गन मेटल की बात करें तो ये भैया इसमें जो है तांबा लगभग 88%, टिन 10% और जस्ता जो है 2% होता है। ठीक है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024? देखिए यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड। देखो ये यूपीपीसीएस 2025 का क्वेश्चन है। 1 2 2 3 केवल 3 केवल 1 आंसर करना है यहाँ पर सही विकल्प का। अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है केवल 3, ये वाला आंसर सही है, ओनली 3। ठीक है। वार्षिक मतलब भारत में वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट की मुख्य रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया। देखो किस तरीके से यहाँ पर कूट दिया, मतलब 3 ऑप्शन दिया, फिर कूट दिया, फिर आपको आंसर करना, मतलब कंफ्यूज करने का कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहे मेरे भाई। यह बोर्ड भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन एक शीर्ष वैज्ञानिक संस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन पित्तनाशक नहीं है? ठीक है। जो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटासिड? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हिस्टामीन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखो, ठीक है, हर क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, चुन चुन करके दिए जा रहे हैं। सही विकल्प है भाई हिस्टामिन। क्या है? हिस्टामिन पित्तनाशक एवं एंटासिड वे क्षारीय दवाएं या रासायनिक पदार्थ हैं होते हैं जो पेट में बनने वाले अतिरिक्त एसिड को बेअसर करके एसिडिटी और सीने की जलन से तुरंत राहत जो है दिलाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर हिस्टामिन की, एक एंटासिड नहीं है। ये क्या है? एक एंटासिड नहीं है। ठीक है। जो है अगर हम बात करें, यह एक प्राकृतिक रसायन है जो पेट की कोशिकाओं को गैस्ट्रिक एसिड यानी HCI के स्राव को उत्तेजित करने का संकेत देता है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं,
और अगर मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की हम बात करें, जिनको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है, किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, बहुत ही आम और प्रभावी प्राकृतिक एंटासिड हैं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, कीट बच्छी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी रहती है? द सॉइल इन विच इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रोज इज द डिफिशिएंट इन मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और जल। ठीक है, आंसर करना है कि किसकी जो है कमी रहती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है नाइट्रोजन का। जी हाँ, नाइट्रोजन की कमी रहती है। यहाँ पर देख लें, कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे मुख्य रूप से दलदली, अम्लीय या ऐसी खराब मृदा में उगते हैं जहां प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। और नाइट्रोजन पौधों के विकास और प्रोटीन निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। और अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीड़े मकोड़ों और जीवों, मतलब छोटे जीवों को शिकार करते हैं। मतलब सोच लीजिए, पेड़ भी खाता है जीवों को। तो ध्यान रखना भाई, किस लिए? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? व्हेन डज द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस अकर इन अ स्पेस लैब। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शून्य होने पर, गुरुत्वाकर्षण अधिक होने पर, गुरुत्वाकर्षण कम होने पर, निरंतर मुक्त पतन की अवस्था। ठीक है, आंसर करना। यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है आपका डी आंसर, निरंतर मुक्त पतन की अवस्था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भारहीनता यानी वेटलेसनेस का असली कारण गुरुत्वाकर्षण का शून्य होना नहीं होता, बल्कि निरंतर मुक्त पतन यानी जो है कंटिन्यूअस फ्री फॉल की अवस्था होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो वास्तव में जिस ऊंचाई पर स्पेस स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा करता है वहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सतह की तुलना में लगभग 90% तक मौजूद होता है। ठीक है, क्योंकि स्पेस स्टेशन और उसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्री दोनों एक ही समान कक्षीय वेग में जो है पृथ्वी की ओर लगातार गिर रहे होते हैं, इसलिए वे आपस में कोई सापेक्ष बल महसूस नहीं करते हैं। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर पहला कंप्यूटर वायरस का नाम, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? दी फेमस हार्ली परम क्रीपर, परम और क्रीपर। आंसर करना है सही विकल्प। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया क्रीपर। जी हाँ, ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण हेतु सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, खरीद मूल्य, जारी मूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर करना सही विकल्प। यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है खरीद मूल्य, यानी यहाँ पर देखें ये है आपका जो है प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है, भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टॉक के लिए किसानों से जिस दर पर सीधे खाद्यान्न को खरीदती उसे अर्थशास्त्र की आधिकारिक भाषा में खरीद मूल्य कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, ठीक है, क्योंकि ये भी मन में शंका हो सकता है भाई, तो यह वह गारंटीकृत मूल्य है जिसकी घोषणा सरकार बुआई के मौसम से पहले करती ताकि किसानों को बाजार मूल्य गिरने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। मतलब पहले से निर्धारित कर दिया भैया इसके नीचे जो है अनाज का रेट नहीं होगा, चाहे स्थिति कुछ भी हो। ठीक है, चलो इसलिए उसे एमएसपी कहा जाए। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, रणथंभौर, जैसलमेर, वारंगल और चित्तौड़। ये देखो कूट है, कूट के माध्यम से आपको इसको सही सुमेलित करना। यूपीपीसीएस 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखिए अलाउद्दीन की विजयों के भी बारे में आपसे पूछा गया। सी आंसर है यहाँ पर सही भैया 2, 1, 4, 3। ठीक है, 2, 1, 4, 3। अब जैसलमेर की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था? ये जो है 1299 में। ठीक है, अब उसके बाद ये आक्रमण करके इसने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद अगला नंबर आता है रणथंभौर का। तो रणथंभौर भैया हुआ था 1301 में। कब? 1301 में। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है भैया चित्तौड़ का। जी हाँ, चित्तौड़ को आपने देखा होगा पद्मावत मूवी। ठीक है, उसमें किसके जो चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह को हरा करके मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अपनी सबसे प्रसिद्ध और खूनी विजय 1303 ईस्वी में। कब? 1303 ईस्वी में इसने जो है किया था। अब उसके बाद जो है अंतिम में नंबर आता है वारंगल का, जो कि 1309-10 के आसपास में इसको जीता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना मेरे भाई। चलो आगे देखो, वित्तीय प्रणाली की समीक्षा के लिए नरसिम्हन समिति की प्रथम रिपोर्ट निम्न वर्ष में प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पर देखिए 91, 92, 93, 94 में। आंसर करो यहाँ पर सही विकल्प। तो सही है भैया 1991 में। ठीक है, चलो
आगे देखो यहाँ पर यह है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन यानी SEZ स्थापित किया गया। यहाँ पर देखें आगरा कानपुर नोएडा, आगरा कानपुर ग्रेटर नोएडा, मेरठ मुरादाबाद कानपुर नोएडा, मुरादाबाद कानपुर नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा। ये आपके यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मुरादाबाद कानपुर नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देश की भौगोलिक सीमा के भीतर ऐसे विशेष रूप से सीमांकित क्षेत्र जहां विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यापार और कानून बाकी देश की तुलना में जो है बहुत अधिक और उदार होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला है ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन ब्रिटिश इंडिया वाज लाहौर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। एलटी ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका कोलकाता यानी कलकत्ता। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। कलकत्ता विश्वविद्यालय न केवल ब्रिटिश भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में स्थापित होने वाला पहला और सबसे पुराना आधुनिक पश्चिमी शैली का विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान 24 जनवरी 1857 में किया गया था। ठीक है, चार्ल्स वुड के प्रसिद्ध वुड डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या था? देखो यहाँ पर ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको यहाँ पर रखा गया है कि 2021, अब 2025 का भी पूछा जा सकता है। 97, 39वां, 94 और 101वां, यानी आपको बताना है सही आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो था भैया 101वां। ठीक है, और वैश्विक भूख सूचकांक दुनिया भर में ऐसे देशों में भूख और कुपोषण के स्तर को मापने और जो है ट्रैक करने वाली बहुआयामी वार्षिक उपकरण है, जिससे कंसर्ट यानी वर्ल्ड वाइड और बिल्थू हंगर हिल्स द्वारा जो है संयुक्त रूप से जारी की जाती है। किसे? जर्मनी और आयरलैंड के द्वारा। ठीक है, और वर्ष 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में सूची में भारत का 101वां स्थान रहा है। ठीक है, नीचे से बहुत करीब। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। हमने बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया। काशी लालमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? काशी लालमा इज ए वैरायटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? गाजर, भिंडी, प्याज और टमाटर। आप यहाँ पर इसके माध्यम से देख ही रहे होंगे आंसर, तो ये सही है भाई, जो है भिंडी। ठीक है, भिंडी। यहाँ पर अगर हम देखें तो काशी लालिमा एक अत्यंत पौष्टिक उच्च गुणवत्ता वाली विशेष उन्नत किस्म है भिंडी के। सामान्य हरी भिंडी के बिल्कुल विपरीत इस अनूठी प्रजाति का बाहरी रंग लाल या बैंगनी होता है। यहाँ पर आप देख रही है लाल लाल। ठीक है, भिंडी। अब आप खाए हैं कि नहीं खाए हैं कमेंट करिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे देखें। यहाँ पर कथन हिमालय अनेक बड़ी जो है सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा जो है आच्छादित रहती हैं। अब देखो यहाँ पर दिया AR दोनों सही है किंतु R एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। AR सही, ये सही है किंतु R गलत है, ये गलत है किंतु R सही है, AR दोनों सही है, R एक ही सही व्याख्या करता है। आंसर करिए फटाक से। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका D आंसर। जी हाँ, A और R दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या करता है, तो ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, चलो भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया ड्यूरिंग डिकेड 2001 to 11? देखिए जनसंख्या का भी क्वेश्चन आपको बराबर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी सेंसस चल रहा है, जनसंख्या चल रहा है, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो सही विकल्प है वो है भैया 17.6%। ठीक है, चलो भाई उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश वाज एस्टेब्लिश इन 1975? किशनपुर, कतर्निया घाट, रायपुर और चंबल। तो इसमें से आपको बताना भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है कतर्निया घाट, यही वाला आपका सही आंसर है। कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य की आधिकारिक स्थापना 1975 में, कब? 1975 में की गई थी। यह भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के उपजाऊ तराई बेल्ट में स्थित है। यह अभयारण्य अपनी अति समृद्ध जैव विविधता, बाघों और घड़ियालों के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है। बाद में वर्ष 1987 में से दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण जो है किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ? ठीक है, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट। देखो एलटी ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, 1773 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जी हाँ,
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अनियंत्रित कार्यों, भारी भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को नियमित और नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया गया था। ठीक है, यह भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला और ऐतिहासिक कदम था, जिसने कंपनी के मामले में सीधे हस्तक्षेप पर संसदीय नियंत्रण की मजबूत नींव रखी। ठीक है, इस शक्तिशाली अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर के पद का नाम और रुतबा बढ़ा करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और वारेन हेस्टिंग इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति बन गए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण लखनऊ विश्वविद्यालय। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, ये अपना। ठीक है, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ठीक है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एक्सेप्ट द जो है सब्सिडियरी अलायंस? हैदराबाद के निजाम ने, जो है इंदौर के होलकर राजपूत ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने और मैसूर के शासक ने। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है इंदौर के होलकर राज्य ने। हमने कई बार इसको बात किया था और इस पर चर्चा किया हुआ है कि किसने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो जो है इंदौर के होलकर राजवंश ने। ठीक है, आज के इस अंतिम क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या संस्थान भूमिका सुमेलित नहीं है? नाफेड राष्ट्रीय जैव उत्पादन कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। CAPC, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिश और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि उपज अधिनियम लागू और उसके बाद लागू करना इसका काम है। AFCI गेहूं और चावल की खरीद। देखो LT ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप इस पर देखें, जो सही विकल्प है, जो सही सुमेलित नहीं है वो है पहला वाला, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की नोडल एजेंसी नाफेड नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम भारत में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के मानकों को तय करने वाला कार्यक्रम है, जिसकी नोडल एजेंसी वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एपीडा है। ठीक है, नाफेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो रहा होगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर तो कर ही लिया होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जो है ऐप को यूज करें, जो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।